नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर में थे, जहां से उन्होंने एक अच्छा खासा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को संदेश देते हुए ये कहा कि उनकी रग-रग में गर्म खून तो है ही, लेकिन उनकी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। और जैसे ही उन्होंने गर्म सिंदूर की बात की, कुछ लोगों ने उनका मुखौल उड़ाया, कुछ लोगों ने उनके बारे में सोचा कि ये सिंदूर शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं। कुछ ने ये भी कहा, और उनके पार्टी का भी ये मानना है कि अब हमने तैयारी चुनाव की कर ली है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर को अब पॉलिटिकल टोन मिल गया है। और कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सिंदूर शब्द का इस्तेमाल किया, उसके पहले ऑलरेडी उनके पोस्टर्स और ऐसे बहुत सारे होर्डिंग्स आ चुके हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मिलिट्री ड्रेस में हेलमेट लिए हुए नजर आ रहे थे। और कल उनका ये कहना कि उनके नस नस में गर्म सिंदूर बह रहा है, तो हम उसके मायने समझने की कोशिश करेंगे। और क्या ये अब एकदम क्लियर हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक विषयों के लिए करेंगे, और खासकर अभी बिहार में जो चुनाव है उसकी उल्टी गिनती ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। दूसरा ये कि जो पूरा सिंबलिज्म है सिंदूर के इर्द गिर्द, क्या महिला वोट बैंक को देखते हुए सिंदूर का जो ऑप्टिक्स है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि महिलाएं भी सिंदूर का जो सिंबलिज्म है वो कितनी गंभीरता से लेंगी, ये जानते हुए कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब सरकार ने नहीं दिया है। मिसाल के तौर पर जो पहलगाम में हमला हुआ था, उस हमले में सिक्योरिटी लैप्स और इंटेलिजेंस फेलियर क्यों था। दूसरा ये कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद आपने सीज फायर यानी कि युद्ध विराम अचानक से क्यों कर लिया। विदेश मंत्री ने अपने शत्रु देश को पहले से क्यों इन्फॉर्म किया कि आप मिलिट्री स्ट्राइक करने जा रहे हैं। ये सारे वो सवाल हैं जिनको लेकर अभी कोई जवाब नहीं है। और उसके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि हमारे नस नस में इस समय गर्म सिंदूर बह रहा है, तो उसको, इस स्टेटमेंट को कैसे लिया जाए, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो वरिष्ठ लेफ्ट लीडर सुभाषिनी अली हमारे साथ हैं। सुभाषिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और लेखक अजय गुडावर्ती हमारे साथ हैं। अजय जी, आपका भी स्वागत है। और आज की चर्चा मैं सुभाषिनी से शुरू करूंगी कि सुभाषिनी जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी का ये स्टेटमेंट कि हमारे नस नस में गर्म सिंदूर बहता है, इसके क्या मायने हैं आपके हिसाब से। ये बहुत ही अफ़सोस की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री, जो हम लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि मान लीजिए कितनी बड़ी घटना घटी, इतने लोग मरे, फिर उसके बाद एक हमला हुआ और वहाँ से भी हमला हुआ, तमाम चीज़ें हुईं। तो हम लोग तो एक नागरिक की हैसियत से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें बताएँगे, लगातार बताते रहेंगे, क्या हो रहा है, क्या उनकी योजना है, क्या उम्मीद हम लोगों को करनी चाहिए, क्या तैयारी हमको रखनी चाहिए। लेकिन ऐसा वो कुछ भी नहीं करते हैं, अब की बार नहीं, कभी नहीं करते हैं। मतलब किसी चीज़ के बारे में कुछ समझाते नहीं हैं, बल्कि उस मौके का राजनैतिक लाभ कैसे उठाया जाए, उसको एक चुनाव का मुद्दा कैसे बनाया जाए, उस पर फ़ौरन उनका ध्यान केंद्रित हो जाता है। आप देखिए, इस घटना के बाद 2 बार सर्वदलीय मीटिंगें हुई, उनमें मोदी जी नहीं गए। फिर उन्होंने किसी तरह का कोई चर्चा किसी के साथ नहीं की। पार्लियामेंट का सेशन बुलाने की बात हुई थी, ऐसा पहले हो भी चुका है कि वहाँ सब लोगों के सामने सारी बातों को साफ किया जाता, वो भी नहीं किया। लेकिन सीधे-सीधे लोगों के बीच में जाकर के, आम सभा करके, उन्होंने पूरी तरह से राजनीतिकरण और ध्रुवीकरण का काम शुरू कर दिया, जो उनका मतलब एक तरह से चिर परिचित अंदाज़ है। अब की बार और भाजपा अक्सर ये करती है कि महिलाओं की भावनाओं को भड़काना और उसका लाभ लेना, इसकी पूरी कोशिश हो रही है। और कम से कम हम लोग जो महिला आंदोलन के साथ हैं, हम लोग इसको बहुत निंदनीय समझते हैं। ये जो पूरी बात हो रही है ऑपरेशन सिंदूर, क्यों ये सिंदूर की बात की जा रही है? इसलिए कि कई महिलाएँ उस दिन पहलगाम में विधवा बना दी गईं।
उनके पतियों को मार दिया। हाँ, सुभाषिनी जी, आपका ऑडियो चला गया है। ओ आई और थिंक उनकी परिस्थितियों के साथ, विधवाओं की परिस्थितियों के साथ ये जो जुड़ा हुआ प्रतीक है, ये तमाम पीड़ा की कहानी को अपने पीछे रखता है। जिस तरह का उनके साथ व्यवहार होता है, जिस तरह की उनकी ज़िंदगी बना दी जाती है, ये सारी चीज़ें उस बात से जुड़ी हैं। और जब वो इस तरह की बात करते हैं कि मेरे रगों में ये गरम सिंदूर दौड़ रहा है, तो निश्चित रूप से ये विधवाओं का सिंदूर जो मिटा दिया गया है, वो दौड़ रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं। और ये मैं समझती हूँ कि हमारे देश की परिस्थिति में विधवाओं की हालत को देखते हुए ये बहुत ही निंदनीय है। दूसरी बात ये कि वो एक तरफ तो इस तरह की बात करते हैं जैसे कि वो महिलाओं का बहुत सम्मान कर रहे हैं, और अभी आपने देखा कि वो जो सोफ़ी कुरैशी हैं, उनको इस्तेमाल भी किया गया कि वो देश की प्रवक्ता बन कर के बोलें कि हम इतना मान-सम्मान दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपकी अपनाती आवाज़ है, जा रही है बीच-बीच में मैम। उनके हाँ, बोलिए। अ हाँ, बोलिए, बोलिए। उनके बोलिए मैम, स्तर को बोलिए। गिराने का काम उनके स्तर को गिराने का काम ही करती है, उनके साथ अन्याय करती है, उनकी जीविकाओं को ख़त्म करती है। और इस पूरे मामले में भी ये देखा गया है। मैं यहाँ पर 2 उदाहरण देकर के अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जैसे कि जो हमारे देश के प्रवक्ता थे इस पूरे दौर में, एक तो श्री मिस्री थे और एक वो सोफिया कुरैशी थीं। तो मिस्री जी ने जब बात कही जो उनको कहनी थी, वो सरकार के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो ताकत है, वो हमारी धर्मनिरपेक्षता है, हमारा जनतंत्र है। ये बात ऐसा लगता है कि जो मोदी जी के भक्त हैं, उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो वो शायद ज़्यादा ईमानदार हैं कि वो खुलेआम उन्होंने उनका विरोध किया। उनका ही विरोध नहीं किया बल्कि उनकी बेटी के ऊपर भी तमाम ऊल-जलूल बातें और लांछन लगाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। और मोदी जी की सरकार ने, उनके मंत्रियों ने, किसी ने भी आकर के अपने प्रवक्ता का बचाव नहीं किया, उनकी बेटी और उनके परिवार का बचाव नहीं किया। इसी तरह से जब सोफिया जी के खिलाफ बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल मध्य प्रदेश के एक भाजपा के मंत्री ने इस्तेमाल किया, तो उस समय भी किसी ने भी भाजपा की तरफ से या प्रधानमंत्री ने उस महिला का बचाव नहीं किया, उस मंत्री के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की, और वो आज भी बिल्कुल छुट्टा घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है, महिलाओं की भावनाओं को तो ये भड़काना चाहते हैं, लेकिन महिलाओं का जो अपमान होता है, उसका विरोध नहीं करते हैं। महिलाओं को जो नीचा दिखाया जाता है, उनका उसका विरोध नहीं करते हैं। जिसको ये सिंदूर की बात कर रहे हैं, जिस महिला का सिंदूर मिटा मतलब जिसको विधवा बना दिया गया पहलगाम में, जब उसने बड़ी हिम्मत के साथ देश से अपील की कि आप लोग मुसलमानों के खिलाफ मत नाराज़गी दिखाइए, कश्मीरियों के खिलाफ नाराज़गी मत दिखाइए, ये बहुत अच्छी बात थी, देश के हित की बात थी। तो जिस तरह से जो सरकार के भक्त हैं, मोदी जी के भक्त हैं, जिनको उनके लोग फ़ॉलो करते हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने इस महिला के खिलाफ इस्तेमाल किया, तो जो लोग आज बात कर रहे हैं सिंदूर की और सिंदूर को बचाने की, एक ने भी उस महिला के पक्ष में आकर के खड़े होने का काम नहीं किया, उसके बीच बचाव करने का काम नहीं किया। इससे उनकी असली मंशा दिखाई देती है कि वो महिला विरोधी लोग हैं, महिलाओं की भावनाओं का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, लेकिन बिल्कुल। उनका काम है महिलाओं को नीचा दिखाना। ओके। अब मैं अनुमा जी के पास आऊँगी कि अनुमा जी, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि मेरी नसों में गर्म सिंदूर बहता है, उनका क्या मायने था? वो किसको एड्रेस कर रहे थे? वो किसको ये बात बता रहे थे? अब ये सब मूर्ख तो है नहीं कि वो केवल पाकिस्तान को बता रहे होंगे। वही सब वेबसाइट्स ने ये लिखा कि पाकिस्तान को एक स्टर्न मैसेज मोदी जी ने दिया। लेकिन ये बात मल्टीपल लेवल्स पर कल मोदी जी इसको इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। आपको लगता है कि ये जो मैसेज था मोदी जी का कि मेरे नसों में गर्म सिंदूर बहता है, ये किसके-किसके लिए था? और वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे?
एक बार की तो मुझे लगा कि नरेंद्र मोदी जी का जो स्क्रिप्ट राइटर है वो बहुत ही सस्ता है, तो उसे उन्हें बदलना चाहिए। फिर एकदम से दोबारा लगा कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी को ही पसंद होगा इस तरह का वक्तव्य देना, इस तरह की भाषा लिखना। ये पूरा टारगेट आप और हम सब समझ सकते हैं, जो जहाँ सिंदूर की ज़्यादा अहमियत होती है, जो बिहार है, वेस्ट बंगाल है, इन राज्यों की महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इतने जल्दी उन्होंने ये गंदगी शुरू की, जिस समय पूरा 1 महीना हुआ उस पहलगाम की क्रूर घटना के बाद, और उस पहलगाम की क्रूर घटना के जो दोषी आतंकवादी हैं, वो भी सरकार की पहुँच से अभी बाहर हैं। सरकार पूरे अपना कूटनैतिक एक जो वज़न था, वो पूरी तरह खो चुकी है। कोई कूटनीति बची नहीं है, इसलिए अलग-अलग पार्टियों के सांसदों को सरकार ने अलग-अलग देशों में भेजा है। इससे वो अंदर जो नैरेटिव चला रहे हैं, वो आप देखिए दिन भर टीवी पे चलता है कि इन सांसद के नेतृत्व में ये मंडल यहाँ पहुँचा, उस देश में पहुँचा, दिन भर एक तो बताने के लिए हो गया। इधर नरेंद्र मोदी जी का ये सिंदूर वाला उनके गर्म सिंदूर उनकी नसों में बहने लगा, और बहुत सारे मीम भी बनना शुरू हुए, जिसमें लोग बाग उनके ऊपर व्यक्तिगत, उनका जो श्रीमती जसोदाबेन है, उनका नाम लेकर लोग उनसे पूछ रहे हैं। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि इस बार नरेंद्र मोदी जी जो ड्रामा क्रिएट करना चाहते थे, मुख्य धारा का तथाकथित मीडिया तो उसे चला रहा है, लेकिन लोगों के अंदर ये समझ आ चुका है कि ये सब एक नाटकीय तरीका है, सस्ती डायलॉगबाजी है, जिससे वो लोगों की भावुकता को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसे हम भावनात्मक शोषण का दर्जा देंगे, और एक तरह की इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। लेकिन अब जो हो रहा है इस समय, और भारत का जिस तरह से कोई भी देश साथ नहीं देने को आया, पुलवामा के बाद इतना नृशंस हत्याकांड एक बार और हुआ, तो देश सवाल पूछने लगा है। अब ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के जो बहुत भक्त थे, वो लोग उनके उतने भक्त रह गए हैं। सबको सब दिखने लगा है नीलू जी। ये और बात है कि कोई भी आदमी, आप और मैं भी रहेंगे ना, और अगर हमने कभी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा किया होगा, तो हम ये स्वीकार करने में हमको बड़ी शर्म आएगी कि हम इतने बड़े बेवकूफ थे। तो इसलिए लोग बाग सिर्फ अपनी उस पिच पर कायम हैं, अदरवाइज पूरा देश समझने लगा है कि नरेंद्र मोदी जी ये जो ढकोसले करते हैं, जो सस्ती भाषा में लोगों की भावनाओं को छूने की कोशिश करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, उस सब के बारे में देश समझने लगा है नीलू जी। अब मैं अजय जी के पास आती हूँ कि अजय जी, आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी का संदेश क्या था? वो किसको ये बात कह रहे थे कि मेरी नसों में गर्म सिंदूर बहता है? वो क्या जो उनकी जो भक्त मंडली है उसको और एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे थे? क्या वो जो मायूस उनका जो भक्तगण है, जो अभी सीज फायर वगैरह के बाद बहुत ज्यादा मायूस हो गया है, क्या उसको एड्रेस करते हुए मोदी जी कल ये बात कह रहे थे कि मेरी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है, ताकि जो उनके भक्त हैं, जो अभी तक बहुत मायूस फील कर रहे थे, उनको लगेगा कि अरे देखिए अब नई जान आ गई, नई ऊर्जा आ गई? किसको एड्रेस करते हुए ये बात बोल रहे थे और उनका मकसद क्या है? सबसे बड़ा सवाल है कि उसका उनका मकसद क्या है? सिंदूर को आप किस तरीके का के सिंबोलिज्म में वो पिरोना चाहते हैं? देखिए इसका एक हिस्टोरिकल लेगेसी रहा है कि ऑनर ऑफ द कम्युनिटी इज विद द ऑनर ऑफ द वुमेन। वुमेन का ऑनर अगर खत्म किया जाए तो देश का और कम्युनिटी का ऑनर खत्म होता है। इसका एक लंबा हिस्टोरिकल लेगेसी रहा है। तो हाल ही के बॉलीवुड मूवीज भी इस पे फोकस करते हो, पद्मावत से लेके सारा मूवीज। तो एक माहौल है इसके लिए, लेकिन असली मकसद मोदी जी का यही है कि कोई ना कोई एक इमोशनल इश्यू पे टैप करके सारा एक हिस्टीरिया क्रिएट करना है देश में। और हिस्टीरिया क्रिएट इसलिए करना है कि उसको जो है हिंदू मुस्लिम इसमें बांटना है। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि अकाउंटेबिलिटी से बच के कोई भी डिबेट के लिए स्पेस बचना नहीं चाहिए। तो हम पाकिस्तान से तो आप लड़ो, लेकिन पाकिस्तान जैसे हालत क्रिएट मत करो इस देश में। पाकिस्तान आज इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है कि वहां के डेमोक्रेसी में कमी है, वहां आवाम का आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, वहां सिविल लीडरशिप और मिलिट्री में नेक्सस है। अब उनका ऑपोजिशन का प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान जी, वो तो जेल में बैठे हैं। हम चाहते हैं कि आप जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ो, जो मतलब मेथड्स आप सोचते हो उस पर लड़ो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, कि कोई आवाज ना उठाए। तो ये सिंदूर जैसा सिंबोलिज्म लाके
एक इमोशनल सिंबलिज्म लाके आप सारा डिबेट को जो है खत्म करना चाहते हो। और दूसरा चीज है कि आप हर तरफ जो इंसिडेंट होता है वो हेट के तरफ तो ले जा रहे हो, हिंदू मुस्लिम का बात कर रहे हो, लेकिन कंपैशन कहाँ है आप में? आप मुसलमान से तो नफरत करते हो, ये भी प्रश्न इस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाहिए, क्या आप हिंदू से मोहब्बत करते हो? मुसलमान से नफरत करना इज नॉट इक्वल टू हिंदू से मोहब्बत करना। आप जो हिंदू महिला जो एयरफोर्स का हु लॉस्ट हर हस्बैंड, व्हेन शी इज सेइंग दैट ये हिंदू मुस्लिम मत बनाओ, कश्मीरी मुस्लिम्स वहां में हमारा मदद में आए हैं, आप क्यों उस बात को नजरअंदाज करना चाहते हो? नजरअंदाज छोड़िए, उसको भयंकर ट्रोलिंग किया गया, उन पे गालियों का बौछार ये किया गया। क्यों? क्योंकि आपके आपके मन में मुसलमान के लिए तो नफरत है, लेकिन हिंदू के लिए कोई कंपैशन नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें ये चीज भी पूछना चाहिए नीलू जी, क्या हम इस देश में मोदी जी के खिलाफ बोल के, आरएसएस का आलोचना करके क्या हम इंडियन रह सकते हैं? मोदी जी का आलोचना करके क्या हम अच्छा हिंदू बन सकते हैं? ये इस चीज पे भी एक डिबेट हमें देश में छेड़ना चाहिए कि कैसा हिंदू का बात कर रहे हैं हम। अब मोदी जी बार बार हिंदू 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 खून का बात कर रहे हैं, तो हम किस ढंग का हिंदू चाहते हैं? क्या ये हिंदू ऐसा हिंदू हो सकता है जो आरएसएस के खिलाफ बोले, आरएसएस का आलोचना करे, आरएसएस से मतभेद रखे, लेकिन वो अच्छा हिंदू रह सकता है? मोदी जी का आलोचना कर सकता है, क्या वो एक पेट्रियोटिक इंडियन रह सकता है? ये दोनों चीज को कोलैप्स कर रहे, स्टेट और गवर्नमेंट को कोलैप्स कर रहे, सिटीजनशिप और मोदी जी को कोलैप्स, सारा चीज को कोलैप्स करके एक लंप बना रहे। तो हम इस आपके माध्यम से प्रश्न आज हिंदू श्रोता आपका लिसनर से पूछना चाहते हैं, अगर हम मोदी जी के से कुछ अकाउंटेबिलिटी मांगते, क्या हम हिंदू रहना बंद हो जाएगा हमारा? क्या हम आरएसएस का आलोचना करें तो हम इंडियन नहीं रह जाएंगे? तो ये जो चीज चल रहा है उसी कॉन्टेक्स्ट में हम जो है ये हाइपरबोलिक हिस्टेरिक क्रिएटिंग स्पीच ऑफ मोदी हैज टू बी फ्रेम्ड। सुभाषिनी जी के पास आऊंगी कि सुभाषिनी जी, क्या ये बिल्कुल इंक्रीजिंगली क्लियर हो चुका है कि अब ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल केवल और केवल चुनाव के लिए और पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए ही किया जाएगा? क्या ये चीज साफ है या आपको लगता है कि मे बी अभी ताजा हाल का इंसिडेंट है इसलिए अभी ये होगा, लेकिन चुनाव आते आते ये नैरेटिव बदल जाएगा, नहीं चलेगा ऑपरेशन देखिए, सिंदूर चुनाव के जहां पहले? जहां तक मोदी और बीजेपी का सवाल है, निश्चित रूप से वो तो इस मामले को पूरी तरह से अपने राजनीतिक लाभ के लिए ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसका प्रमाण इस बात में है कि आपको याद होगा जब ये घटना घटी है, तो सारे देश ने देखा किस तरह से कश्मीर के लोगों ने आगे आकर के उन महिलाओं की मदद की, उनके बच्चों की मदद की, कश्मीर को बंद कर दिया, आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे पूरे कश्मीर की घाटी में, पहले कभी नहीं हुआ था। और तमाम लोगों ने कहा आपकी आवाज कट रही है सुभाषिनी जी। खुद तो ये सुभाषिनी जी सबसे अच्छा मौका है। तो ये सबसे अच्छा मौका है कि मतलब कश्मीर की जनता को पूरी तरह से अपने साथ जोड़ा जा सकता है। दूसरी बात आपको याद होगा कि मिस्री जी ने जो बात कही कि हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत है हमारा जनतंत्र, हमारी ताकत है हमारी धर्मनिरपेक्षता, हमारी ताकत है सबको हम समायोजित करके जो चलते हैं। और आज आप देखिए कि इस अपनी ताकत का इस्तेमाल भी सरकार ने निश्चित रूप से किया, क्योंकि करना पड़ता है। वो जो महिला सोफिया को उन्होंने बिठाया सरकारी प्रवक्ता बनाने के लिए, वो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि देखिए हम कितने धर्मनिरपेक्ष हैं, हम कितना लोगों को समायोजित करके देश को चला रहे हैं। जो उन्होंने ये डेलीगेशंस भेजे हैं, भाजपा के बड़े नेता इन डेलीगेशंस में नहीं है। जो विपक्ष के नेता हैं, जो सेक्युलर लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको इन डेलीगेशंस में डाला है, महिलाओं को डाला है, ताकि हमारे देश की यही ताकत, धर्मनिरपेक्षता और सबका समायोजन, ये दुनिया को दिखाया जा सके, ये दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जा सके। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर ये हमारे देश की ताकत है, तो ये भाजपा इसी ताकत को तोड़ रही है। वो धर्मनिरपेक्षता को मानते
सबको समायोजित करके समाज की एकता को जी बढ़ाते नहीं है, क्योंकि ये हर बात को लेकर के सांप्रदायिकता फैलाते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं। तो ये जनता के बीच में हम लोगों का काम है, कांग्रेस हो या विपक्षी दल हो या जो लोग आलोचक हैं, हमारा काम है जनता को समझाना कि जो देश की ताकत है, उसी को भाजपा कमजोर करना चाहती है, खंडित करना चाहती है। तो आप लोग तय करिए कि आप कैसा देश चाहते हैं, आप देश को किस तरह से मजबूत करना चाहते हैं। और आखिर में मैं कहना चाहूंगी कि आप चुनाव की बात कर रही हैं, तो भाजपा ने अपना बहुमत खो दिया था। आप याद करिए कि उत्तर भारत में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, जहां पर बहुत निर्णायक फैसला जनता ने किया, किस मुद्दे को लेकर के किया भाजपा के खिलाफ? संविधान को बचाने का। आपकी आवाज, हाँ, आप प्रिय जी, है आपकी आवाज ये कट रही थी बीच बीच में सुभाषिनी हमारे, जी। ये लोगों को प्रिय है, हमारा ये जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष संविधान। जो लोग नहीं भी बता सकते कि क्यों प्रिय है, वो ये सोचते कि ये हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है। तो ये आज जो कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से उस संविधान के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। और ये बात जनता के सामने हमको, तमाम लोगों को रखना पड़ेगा, तभी जाकर के इनका ये जो चल रहा है इस समय, एक तरह से जुनून फैलाना, लोगों के ऊपर हमले कराना, कश्मीरी बच्चों को पिटवाना, औरतों को जलील करना, औरतों के खिलाफ गंदी सी गंदी भाषा इस्तेमाल करना, जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनको बढ़ावा देना, जो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लेकिन इत्तेफाक से मुसलमान है, अली खान महमूदाबाद जैसे, उनको जेल में डालना, ये जो उनका पूरा चल रहा है, जब तक हम लोगों को ये नहीं समझा पाएंगे कि ये देश को कमजोर करने वाली बातें हैं, तब तक उनका ये खेल चलेगा। और मुझे लगता है अब ये जी, ठीक है, आपकी आवाज जा रही है सुभाषिनी जी। अब कार्यक्रम को खत्म करेंगे अंतिम कमेंट लेकर अजय जी से और अनुमा जी से। तो अनुमा जी क्या कहेंगी इस ऑपरेशन जनता के सिंदूर के बाद? तमाम आलोचक और विपक्ष के हाँ, लोग इस सबक को ठीक से रखें जनता के सामने, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आपकी आवाज बीच में कट गई थी। मैं अनुमा जी के पास हाँ, आती हूँ कि अनुमा जी, हाँ, अनुमा जी, मेरे नस में गरम सिंदूर बहता है। अब इसके क्या मायने लगाए जाएंगे और ये किस तरीके से अनफोल्ड करेगा? क्या आप लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती होगा इस सिंदूर की पॉलिटिक्स से जूझना और निपटना? या फिर मोदी जी अब बीजेपी सिंदूर की बात करेंगे, आप रोटी, कपड़ा, मकान, जॉब्स उसकी बात करेंगे, या फिर ये आपके लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि एक बड़ा इमोटिव इशू है जिसको बीजेपी हथियाने की कोशिश करेगी आने वाले महीनों में? जी अनुमा जी। हम देश को भूलने नहीं देंगे कि पुलवामा की तरह पहलगाम में भी इंटेलिजेंस फेलियर का रोल रहा। ये देश के लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और मुझे इस बात का अंदेशा है कि चूंकि ये 22 अप्रैल को हुआ और चुनाव लगभग अक्टूबर में होंगे, तो जिस तरह से राम मंदिर का एक नैरेटिव जब तक चुनाव आए तब तक फेल हो चुका, कहीं कोई और दूसरी ऐसी नृशंस घटना ना आए जिससे पूरे देश में एक राष्ट्रवाद का जलजला बने। मैं इससे डर रही हूं क्योंकि ये अब संयोग नहीं रहे। अब ये बिल्कुल दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब बैकफुट पर आती है, इस तरह की एक घटना होती है, हम नहीं समझ पाते हैं ये क्या है। और अगर हमें अंदेशा भी है तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जन्म देता है और कोई भी जिम्मेदार विपक्ष उस पर बात नहीं करना चाहेगा। राहुल गांधी जी ने बहुत सीधी बात कही है कि मोदी जी, आपका ये जो गर्म सिंदूर है ये केवल कैमरे के सामने ही रहता है और जब ट्रंप के सामने आते हैं तो ये ठंडा क्यों हो जाता है। बहुत सही सवाल पूछा है उन्होंने। हम जानते हैं कि लोगों के दिल में उनके मुद्दों की ही जगह है, लेकिन बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण और उनकी अभ्यर्थना में आज के डिबेट का अगर आप टॉपिक देखेंगे, किसी चैनल पर चले जाइए, वो बोल रहे हैं क्या विपक्ष को ये सवाल अभी उठाना चाहिए? तो कब उठाना चाहिए? आप सर्वदलीय बैठक में आते नहीं, आप संसद का विशेष सत्र अभी बुलाते नहीं। जब मानसून सत्र होगा तो ये बात तो ठंडी पड़ चुकी होगी और तब हम आपसे अगर उस समय चर्चा चाहेंगे तो आप चर्चा करेंगे नहीं। तो इन सब बातों के मद्देनजर विपक्ष पूरी ताकत से जनता के बीच जाएगा। जनता के अंदर एक डर है,
वो डर इसलिए है कि कहीं हम देशद्रोही ना कहे जाएं, कहीं हमको सरकार जेल में ना डाल दे, उस डर को हम निकालेंगे। मैं राहुल गांधी जी को आज सुन रही थी और एक जगह उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, आप बहुत स्ट्रेस आप लोग मत लिया करिए, लेकिन आप अपने परिवार की तरफ भी देखिए, लेकिन कोई भी गलत शब्द का प्रयोग किसी विपक्ष के व्यक्ति की तरफ मत करिए। आप उनकी बातों का जवाब दीजिए, लेकिन आप बिल्कुल स्ट्रेसफुल होकर मत दीजिए, क्योंकि आप और हम जानते हैं ये गेम क्या है। तो आप और हम जानते हैं नीलू जी की ये गेम क्या है, और हम सब जो आपको देखने वाले इतने लोग हैं, आपके चैनल को और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिसको वैकल्पिक मीडिया कहते हैं, मैं उनकी तारीफ करती हूँ कि वो लोगों तक ये सारी बातें लेकर जा रहे हैं, जिससे एक तरफा जो सरकार का एक जो मुहिम चल रही है, वो एक तरफा मुहिम अब सफल नहीं होगी। और चूंकि ये 5 महीने हैं, तो अगर और कोई घटिया हरकत नहीं होती है देश में और कोई और संयोग नहीं होता है, जिसे संयोग हम कहना चाहेंगे, वो नहीं होता है, तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में जिस इरादे से ये सिंदूर की कहानी गढ़ी गई है, उसमें वो सफल नहीं होने वाली है। जी जी अजय, क्या कहेंगे अंत में? उसके बाद फिर कार्यक्रम को खत्म करती हूँ। जी अजय। अंत में कहना है नीलू जी कि ये जो ध्यान देना चाहिए कि इस मुहिम में ना पाकिस्तानी मुस्लिम्स का हमें दोष देना चाहिए, ना इंडियन मुस्लिम्स को। पूरा आवाम इस चीज में मिला हुआ नहीं रहता है। मिलिटेंसी इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम दैट इज क्रिएटेड बाय रूलिंग एलिट्स ऑन आइदर साइड, एंड देयरफॉर दे हैव टू बी टारगेटेड। इसको एक जनरलाइज्ड मेथड बनाना जो है कि पूरा आवाम को एक ही नो पेंट में ब्रश कर देना, इसके खिलाफ भी हमें मुहिम खड़ा करना चाहिए। ये बात मैं जो है हरियाणा में जब मैं सर्वे करने गया, जब वहां के फार्मर्स ने मुझे बताया कि जो मेथड्स बीजेपी मुसलमान के खिलाफ यूज करते किया है, सेम मेथड्स दे हैव यूज्ड अगेंस्ट जाट्स, सेम काइंड ऑफ रूमर, सेम काइंड ऑफ हेट मॉन्गरिंग अगेंस्ट जाट। तो ये हिंदू समुदाय को भी समझना चाहिए कि आज हम इस चीज के लिए अगर हम कंसेंट देते हैं अपना, हमारा बारी भी कभी ना कभी आएगा। देयरफॉर ये हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है, इसमें वहां का कश्मीरी मुस्लिम्स हैव प्लेड अ वेरी पॉजिटिव रोल। उसी बुनियाद पे जो है हमें इस डायलॉग को आगे ले जाना चाहिए। चलिए, तो इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाषिनी, अली जी, अनुमा जी, अजय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।